All right, everyone, are we live? A very good evening to all of you. This is your own favorite Veena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn Neat by Shri Chaitanya. बच्चे कैसे हैं आप सारे के सारे बच्चे? मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए. हमने कल स्टार्ट कर लिया था अपना सेशन अबाउट फोटोसिंथेसिस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस सुपर. तो भाई हमने कल स्टार्ट कर दिया था प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे बेहतरीन सबसे स्कोरिंग चैप्टर विच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. कल हमने लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ाई कर ली थी, लेकिन एक क्वेश्चन आपके जहन में आज भी आ रहा होगा कि मैम हम जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहे हैं तो हमसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि C3 C4 प्लांट की एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, रोबिस्को एंजाइम की ड्यूअल फंक्शनैलिटी क्या होती है, कभी तो वो ऑक्सीजनेज के जैसे बिहेव कर रहा है, कभी वो कार्बोक्सिलेज के जैसे बिहेव कर रहा है. बार बार ऐसे सवाल आपको दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. यस और नो इन द चैट बॉक्स. बार बार इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर में. बता दो जी चैट बॉक्स में. हाँ जी, यस मैम, बिल्कुल दिख रहे हैं मैम, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहे हैं. तो भैया ये एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं. इसके साथ में 2022 के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो 2021 के, 2020 के, 2019 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन इस पार्ट से आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट बच्चे, गुड इवनिंग. देखिए कौन कौन से बच्चे मेरे साथ में जुड़ चुके हैं. वी हैव बिट्टू. हेलो बिट्टू, हाउ आर यू? This bacha was waiting for the class. So sweet of you. And I heard your not heard, I saw your comment also in my last class. That is really heart melting, I would say. Thank you very much beta. दिव्यांशी भार्गव, गुड इवनिंग. मैं बहुत बढ़िया, सुपर अमेजिंग हूँ. आप कैसे हैं? परवेज, वालेकुम अस्सलाम. मैं बहुत बढ़िया हूँ. बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, अपने बाकी सारे दोस्तों को बुला लो जिसको भी प्रॉब्लम होती है फोटो रेस्पिरेशन को समझने में, जिसको भी प्रॉब्लम होती है C3 C4 प्लांट के डिफरेंस को समझने में. आज एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा. हेलो शिल्पा कुमारी जी, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा. सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे. मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स चाहिए आपके. ऑलराइट, तो जो बच्चे आज की कक्षा में नए हैं आप बच्चों के लिए बता दूं, कल हमने स्टार्ट कर दिया था इस सुपर अमेजिंग चैप्टर को. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द अर्ली एक्सपेरिमेंट दैट वर कंडक्टेड. इनिशियली जो भी एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करा गया था, चाहे वो प्रिस्ले साहब ने किया, चाहे वो मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, चाहे वो इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट थे, सारे एक्सपेरिमेंट, रूबन कमन, एवरी एक्सपेरिमेंट वी आर डन विद. अगर आपने कक्षा नहीं लगाई है तो आप कल की क्लास जरूर देख ले. इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि प्रोसेस का लोकेशन कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, हम बात कर चुके थे. क्या क्या पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसकी हम बात कर चुके थे. ये जो पिगमेंट्स है फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसकी हम बात कर चुके थे. कितने टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम है हमारे प्लांट्स में उसकी हम बात कर चुके थे. इसके अलावा जो प्रोसेस है उसमें आपका लाइट रिएक्शन एंड आपका डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. इन दोनों में से हम लाइट रिएक्शन की बात कर चुके थे. शिल्पा कुमारी बेटा, मैं थोड़ा बेहतर है मेरी तबीयत, मेरा गला अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैम की नॉर्मल वॉइस नहीं लग रही है, तो अभी भी कंजेशन है, थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है मुझे. आई होप ये एक दो दिन में ठीक हो जाएगा. एक दो दिन के बाद आपको वापस से वही सुरीली आवाज मिल जाएगी. अभी जो आवाज मिल रही है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो. एंड कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको. कंटेंट जैसा मैम का रहता है वैसा ही रहेगा. एनर्जी में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, है ना. आवाज में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, दैट्स ऑल. और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा क्लास में. यस यस बच्चे. मैम व्हेन विल यू टीच फॉर नीट 2024? बच्चे इट इज इन द प्लानिंग. वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च सेशंस फॉर 2024 बच्चास. यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड. आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है. जल्दी ही 2024 2025 के लिए क्लासेस हम लेकर के आने वाले हैं. ऑलराइट जी, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक. भाई आज की कक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला इंपॉर्टेंस की रेंज में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस.
भाई लाइट रिएक्शन थोड़ा सा मैं रिवाइज कराती हूँ, थोड़ा रिवाइंड कराती हूँ, क्योंकि आप बच्चे कल की क्लास देख करके सो गए होंगे और उठ करके आज आए हो वापस से। तो बच्चे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से पहले हल्का सा लाइट रिएक्शन को हम देख लेते हैं। मेरे लाल, मैंने लाइट रिएक्शन में आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में जो प्लांट है वो एटीपी एंड NADPH2 को सिंथेसाइज करता है। वो एक्चुअल में तैयारी कर रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहा है? डार्क रिएक्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में ही आपका एक्चुअल में CO2 फिक्स होगा इनटू योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि आपका मेन फूड की तरह एक्ट कर रहा होता है ना। प्लांट्स को तो गैस नहीं जलाने की जरूरत है, प्लांट्स को नीट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, प्लांट्स को अर्न करने की जरूरत नहीं है, प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को रिसीव करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और यही एटीपी, यही NADPH2 विल बी यूटिलाइज्ड टू फिक्स एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये बात हुई थी हमारी। अब मैंने कल ना आपको ये समझा दिया था कि भैया एटीपी NADPH2 बन रहा है, कहां बन रहा है इसका कोई जिक्र नहीं किया था मैम ने, कोई जिक्र नहीं किया था, तुमने पूछा भी नहीं मैम से। NADPH2 तो फिर भी मैम ने समझा दिया था कि भैया जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है एंड NADPH2 बना देता है, NADPH2 बना देता है। बात हुई थी हमारी इसकी। हाँ जी, चैट बॉक्स में, भाई चैट बॉक्स में आपकी एक्टिविटी मुझको दिखते रहनी चाहिए, मुझे महसूस होना चाहिए कि मेरे बच्चे भी फुल ऑन एटीपी यूज कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने दोपहर में अच्छा सा लंच किया है, जिसको कि वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिसको कि रेस्पिरेशन में वो एंट्री करा रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इंतजार हो रहा है उनकी बॉडी में, एटीपीज भरपूर निकल रहे हैं, 36 से 38 एटीपीज निकल पा रहे हैं, इसीलिए मेरे बच्चे टाइप भी कर पा रहे हैं। ये मुझे महसूस होता रहना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में रेस्पिरेशन भी मैम ने रिवाइज करा दिया पूरा। हाँ यस बच्चों, शिल्पा, दिव्यांशी, बिट्टू, मोहम्मद परवेज, भौमिक, यस यस, ऑलराइट, सुपर। तो भाई मैंने आपको समझा दिया था बच्चों की NADPH2 सिंथेसाइज हो गया, ठीक बात है, लेकिन एटीपी कैसे बना? एटीपी कैसे बना? एटीपी बनता है थ्रू केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये क्या होता है जी? सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यू टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन और H+ आयंस ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्रू द एटीपी सिंथेज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कैसे बनता है एटीपी? हिंदी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो, एक शब्द में अगर मैं आपको आंसर दूं तो मैं कहती हूं कि भैया एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है मेरे लाल डिफरेंस, प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से आपका एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। अब ये प्रोटॉन का डिफरेंस कहां और कैसे हुआ समझ लेते हैं जी, समझ लेते हैं। आ जाओ मेरे सारे बच्चे एनसीईआरटी के सुपर अमेजिंग डायग्राम पे, अपने ज्ञान चक्षु को ओपन करके 3 बातें तुमको बतलाती हूं। मैंने कहा भैया H+ का ग्रेडियंट हमें एस्टैब्लिश करना है। कैसे एस्टैब्लिश होगा? सबसे पहला फैक्टर जो काम करेगा वो तो है बच्चे फोटोलाइसिस, वो तो है बच्चे फोटोलाइसिस। चलो मैं मान लेती हूं, मैथ्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो मानते हो ना, सपोजिंग दिस थिंग इज दैट थिंग, है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अंदर ल्यूमेन के अंदर H+ का नंबर इज 0 राइट नाउ, मान लिया। बाहर भी है 0 राइट नाउ, मान लिया। चलो 10 मान लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, इक्वल है। इक्वल है तो कोई ग्रेडियंट नहीं है, बिकॉज ग्रेडियंट का मतलब होता है मेरे लाल डिफरेंस। कोई डिफरेंस तो यहाँ है नहीं। अंदर में भी 10 प्रोटॉन है, 10H+, बाहर में भी 10H+ है ना, कोई फाइट नहीं है। अब मैं कहती हूं एटीपी बनेगा तब जब ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा। तो कैसे ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा? पहली रिएक्शन याद करो अपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, याद करो मेरे बच्चों। मैंने कहा था 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, बता दो यस और नो इन द चैट बॉक्स।
मैंने कहा था बच्चे दो फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2। PS2 से शुरुआत हो रही थी, सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फियोफाइटिन के पास गए। PS2 के इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए एक रिएक्शन हुआ था मेरे लाल, जिसको आपने फोटोलाइसिस कहा था कि नहीं? यस और नो, कहा था कि नहीं? जल्दी बता दो। फोटोलाइसिस माने मैंने H2O को ब्रेक किया था, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहां से सिंथेसाइज हुआ था। यस और नो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, यस और नो। मैम आपने तो हमें ये भी कहा था कि ये जो ऑक्सीजन है ये एस्केप हो जाता है इन्वायरमेंट में, तभी तो हम कहते हैं कि CO2 इन लेता है प्लांट और ऑक्सीजन आउट करता है प्लांट। ठीक है मैम, आपने हमें ये भी कहा था कि जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। इसके अलावा मैम आपने एक बात यूज करी थी कि जो H प्लस है इसका सिग्निफिकेंस मैं बाद में समझाऊंगी। याद आई मैम की बात? याद आई? याद आई? बिट्टू, हाँ बेटा, PS1 दोनों में इन्वॉल्व रहेगा, साइक्लिक में तो सिर्फ और सिर्फ PS1 का ही काम रहेगा। ठीक है, याद आ रहा है बात? मैम ने कही थी कि H प्लस का सिग्निफिकेंस बाद में समझाऊंगी। अब देखो 10H प्लस थे मेरे पास, जैसे ही फोटोलाइसिस हुआ यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल से 2H प्लस आपके ऐड हुए कि नहीं हुए? आफ्टर फोटोलाइसिस क्या मैं कह दूं कि अंदर में 12H प्लस हो गए हैं, बाहर में 10H प्लस है, ग्रेडियंट बन रहा है। यस और नो? डिफरेंस बन रहा है? यस और नो बच्चे? बन रहा है डिफरेंस? यस। तो पहली प्रोसेस इसने योगदान दिया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने में इनसाइड द ल्यूमन। सेकेंड प्रोसेस की हम बात करते हैं बच्चे। कल मैंने समझाया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में। ठीक है जी। अब जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है। सुनना ध्यान से, कम ऑन एवरीवन ध्यान से सुनना। प्लास्टोक्विनोन आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके साथ में स्ट्रोमा से H प्लस को भी कंबाइन कर लेता है। याद है मैम ने कहा था मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, नॉर्मल में आना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो जब प्लास्टोक्विनोन आपका एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहां से H प्लस को भी वो पिक कर लेगा। जब नॉर्मल स्टेट में आया तो H प्लस को अंदर की तरफ धकेल देगा। देख पा रहे हो आप बच्चे? बाहर से H प्लस लिया, अंदर की तरफ H प्लस को धकेल दिया। बाहर 10H प्लस थे, अब यहाँ पे 9H प्लस बचे हैं, यहाँ पे 12 थे, अब यहाँ पे 13H प्लस हो गए हैं। यस और नो इन द चैट बॉक्स। हेलो यूसुफ, हेलो गुड इवनिंग। यस और नो इन द चैट बॉक्स। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चले तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हमने बात करी थी नॉन साइक्लिक में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP प्लस। बात हुई थी NADP प्लस। ये जो NADP प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से इसको मिल गए, इसके साथ में इसने स्ट्रोमा से H प्लस को उठा लिया, NADPH बना दिया। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि मैम स्ट्रोमा से ही क्यों उठाया? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे। NADPH रिडक्टेज उस एंजाइम का नाम है, और मैम आपको बतला चुकी है कि सारे एंजाइम स्ट्रोमा में होंगे, स्ट्रोमा में ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने वाली है, इसीलिए NADP रिडक्टेज ने स्ट्रोमा से ही H प्लस को उठा लिया है। अब तीसरे स्टेप के बाद अंदर 13H प्लस है, बाहर 9 से आपके 8H प्लस बच गए हैं। समझ पा रहे हो भाई? मैम हर चीज की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है तुम्हारे को। लॉजिकल बात समझ आई? अंदर 13 बाहर 8, ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ। यस और नो? प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हुआ। यस और नो? जल्दी बताओ। प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस मैम, समराइज कर देती हूं, समराइज कर रही हूं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो।
मैंने कहा एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होना अनिवार्य है, विच इज H+ के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। वो कैसे होगा? पहला स्टेप जो योगदान देगा दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब पानी स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, तो ल्यूमेन के अंदर H+ को एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर दे आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो वो स्ट्रोमा से H+ को एक्सेप्ट करके अंदर ल्यूमेन की तरफ धकेल देगा। अगेन ल्यूमेन में ज्यादा हो गया। नंबर थ्री स्टेप, जो आपका NADP रिडक्टेज है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो जब NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करा जाएगा तो ये रिडक्टेज एंजाइम बाहर से मतलब स्ट्रोमा से H+ को ले लेगा और NADPH में कन्वर्ट कर देगा। तो ल्यूमेन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, स्ट्रोमा में कम होती जा रही है, बन गया मेरा प्रोटॉन ग्रेडियंट, बन गया मेरा प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। Am I clear? This will be mine. Yes. Am I clear to all the बच्चास out there? भाई इतनी सुपर अमेजिंग क्लास है, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, इसको शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में। बाकी ग्रुप्स जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है ना, दुनिया भर के ग्रुप तुम बनाए रखते हो, उन सब में क्लास को जरूर शेयर करा करो डेली बेसिस पे। ठीक है बच्चों, चलिए सुपर। अब एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई हमारे सामने वो ये कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों? तोड़ने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए मेरे पास है एटीपी सिंथेज। मैम एटीपी सिंथेज क्या होता है? ल्यूमेन के अंदर आपका F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सिंस दे आर प्रेजेंट इनटू द क्लोरोप्लास्ट, आई एम कॉलिंग दैट CF0 CF1। मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में CF0 है, बाहर जो प्रोट्रूड आउट होता है वो आपका CF1 है। भाई इतने सुंदर डायग्राम, इतना प्यारा पीपीटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं ये चीजें। यस, तो F0 के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, F0 आपका ल्यूमेन में, F1 आपका बाहर प्रोट्रूड आउट प्रेजेंट है। मजे की बात क्या होती है, जैसे ही यहां से H+ को बाहर भेजा गया, ये ल्यूमेन है, ये स्ट्रोमा है। आई वांट टू ब्रेक द ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए जब यहां से H+ को भेजा गया तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन हुआ, यस और नो? स्ट्रक्चर जब गड़बड़ाया तो यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम था वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर के गड़बड़ाने से एटीपीएज एक्टिव हो जाएगा। एटीपीएज क्या करेगा? एडीपी प्लस पीआई को पिक करके एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट्स हाउ माई एटीपी इज फॉर्म, दैट्स वाई प्रोटॉन ग्रेडियंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ताकि इस ग्रेडियंट को तोड़ते वक्त F0 F1 पार्टिकल में स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन हो, इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ाए ताकि एटीपीएज एक्टिवेट हो जाए। एटीपीएज एक्टिवेट होगा तो एटीपी बना देगा। आया समझ कैसे क्लब्ड है सारी की सारी प्रोसेस, है ना? नेचर देखो कितना समझदार है, नेचर को पता है एटीपीएस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ तो यहां से पास करना पड़ेगा, इसलिए पहले खुद ही तो ग्रेडियंट बनवा रहा है, फिर खुद ही इस ग्रेडियंट को तोड़वा रहा है। देख पा रहे हो, है ना बिट्टू? देख पा रहे हो बच्चे? यस, है ना नेचर कितना अमेजिंग। ऑलराइट, तो भाई किसी बच्चे को कोई डाउट है एटीपी कैसे सिंथेसाइज हुआ तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में विच इज डार्क रिएक्शन। अब तक हमने ये बात कर ली कि लाइट रिएक्शन, जिसको कि ज्यादा बेटर वर्ड्स अगर मैं यूज करूं तो इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। वहां पे मैं अपनी एनर्जी एटीपी अपने NADPH2 को सिंथेसाइज कर रही हूं ताकि मैं डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना पाऊं। तो ये तैयारी वाला फेज है, ये एक्चुअल डी डे वाला फेज है। प्लीज प्रोसीड, नो डाउट। ठीक है जी, तो चलिए डार्क रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, किस प्लांट्स में किस टाइप की होती है, शुरुआत कर दी जाए। डार्क रिएक्शन, सबसे
सबसे पहले जी मेल्विन केल्विन साहब जो है बड़े ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब पता चला कि भैया रेडियो एक्टिविटी के इतने सारे एडवांसमेंट सामने आए, तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को यूज करके ये पता लगा लिया बच्चों, रेडियो एक्टिविटी को एक एल्गी में यूज करके ये पता लगा दिया कि जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो है जी 3 कार्बन कंपाउंड। तो केल्विन साहब ने इतनी अच्छी फाइंडिंग करी, केल्विन साहब ने आगे चल के एक एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए हम इसको केल्विन साइकिल भी बुला देते हैं। केल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक फेज बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। इसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डार्क वर्ड यूज करना एक मिसनॉमर है, सिंस यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए आप डार्क यूज कर देते हो, बट एक्चुअली दे आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ये बात हम कल समझ चुके हैं, भली बात ही। ठीक है जी। अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3 कार्बन होता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर से तो आपका कार्बन आ रहा है जो फिक्स हो रहा है शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये फर्दर रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट से बना देता है। तो कैसे बन रहा है, कहां बन रहा है, थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। लाइट रिएक्शन कहां हो रही थी मेरे प्यारे बच्चों? कम ऑन डू लेट मी नो। लाइट रिएक्शन कहां हो रही थी? मैम थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि वहां पे पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। पिगमेंट्स ही तो वो मॉलिक्यूल है जो लाइट को कैप्चर करके एटीपी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब बारी आती है डार्क रिएक्शन की। ये कहां होगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है? बोलो मैम, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो सिंस ऑल द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आर इनटू स्ट्रोमा, दैट इज व्हाई योर डार्क रिएक्शन विल आल्सो हैपन इनटू स्ट्रोमा। ये भी स्ट्रोमा में ही होगा। इसके क्या क्या रॉ मटेरियल्स है? एटीपी एंड एडीपीएच तो लाइट रिएक्शन से आ रहा है, CO2 आपके एनवायरनमेंट से लिया जाएगा, ये एनवायरनमेंट से पिक किया जाएगा। स्टेप्स पे आगे मूव करने से पहले एक सिंपल सी बात मैं और समझाना चाहती हूँ आपको कि जो केल्विन साइकिल है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, मैंने कहा स्ट्रोमा में हो रही है क्योंकि सारे एंजाइम वहां है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है मेरे प्यारे बच्चों वो है रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, RUBP15 बिसफॉस्फेट, C stands for carboxylase, this O stands for oxygenase। तो ये जो एंजाइम है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भी एंजाइम है, ये समझाती हूँ इंटरेस्टिंग कैसे है। भाई रुबिस्को जो है वो फंक्शन करता है CO2 एंड ऑक्सीजन की एफिनिटी के ऊपर, मतलब यहाँ पे C भी है, यहाँ पे O भी है। एनवायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज्यादा तब ये रुबिस्को CO2 से अटैच कर लेगा, लेकिन अगर एनवायरमेंट में है ऑक्सीजन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो CO2 को डिच कर देगा, ये एंजाइम बेवफा हो जाता है एंड ऑक्सीजन को ये अटैच कर लेता है। तो रुबिस्को की ना दोहरी पर्सनैलिटी है, बेवफा होना जानता है। बेवफा कब होगा? जब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तब अपनी एक्चुअल गर्लफ्रेंड CO2 को छोड़ करके O2 से कंबाइन कर लेता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर? तब ये एक्चुअल CO2 से कंबाइन करता है बच्चे तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन अगर इसने O2 से कंबाइन कर लिया तो फोटो रेस्पायरेशन करेगा, फोटो रेस्पायरेशन करेगा। यस, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है जानने के लिए देखते रहना पड़ेगा पूरा का पूरा लेक्चर। तो मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया है कि जो रुबिस्को है मेरे प्यारे बच्चों, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। इसमें 2 फंक्शनैलिटी है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज।
केल्विन साइकिल में आपके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रीजनरेशन। ये 3 स्टेप्स पाए जाते हैं केल्विन साइकिल में। कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, इन्वायरमेंट से CO2 को अटैच करवाना सबस्ट्रेट के, कहलाता है कार्बोक्सिलेशन, कहलाता है जी कार्बोक्सिलेशन। तो भाई एक और चीज मैं तुमको समझा दूं, केल्विन साहब ने कहा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चों, वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। अब वो 3 कार्बन कंपाउंड है क्या, ये हमें नहीं पता। तो एक्चुअल में सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, आप सोचिए। हमें सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कराना है, एज अ रिजल्ट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिलना चाहिए। तो आपके दिमाग में भी यही आएगा कि मैम सबस्ट्रेट शुड बी 2 कार्बन कंपाउंड, एक CO2 हमने अटैच करा दिया, बना दिया इसने 3 कार्बन कंपाउंड। आएगा यस और नो, आएगा बच्चों यस और नो इन द चैट बॉक्स, आएगा, आएगा कि नहीं आएगी ये बात आपके दिमाग में आएगी। नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके, आएगी, आएगी ये बात, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में सेम बात आई, सब लग गए इस रेस में फाइंड आउट करने के लिए कि 2 कार्बन कंपाउंड आखिर है क्या। लेकिन अल्टीमेटली समझ में आया कि 2 कार्बन कंपाउंड नहीं है बच्चा, सबस्ट्रेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 से कंबाइन करके ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है मेरे लाल, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल ही नहीं है, इसीलिए जैसे ही बनता है फटाफट से ब्रेक डाउन इसका हो जाता है, जैसे ही बना फटाफट से 2 मॉलिक्यूल बना देता है 3 कार्बन कंपाउंड के। दैट इज व्हाई केल्विन सर वाज कैपेबल टू सी दिस 3 कार्बन कंपाउंड, ना कि दिस 6 कार्बन कंपाउंड। एम आई क्लियर सलोनी? गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। एम आई क्लियर ऑल माई बच्चास आउट देयर? एम आई क्लियर? भैया चैट बॉक्स में थोड़ा हाई फाई प्यारे प्यारे दिल अपने बुकेज फ्लावर वाले भेजते रहा करो, फटाफट से भेजो, चलो शाबाश। यस यस आई एम क्लियर, यस मैम शिल्पा, ठीक है। तो भाई ये कहानी क्लियर हो गई कि सबस्ट्रेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट 5 कार्बन कंपाउंड इज RuBp माय डियर किड्स। RuBp ही आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन एक्सेप्ट कराता है? रुबिस्को एक्सेप्ट कराता है। पिंकू हेलो, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? रुबिस्को एक्सेप्ट कराता है, which is the most abundant enzyme. रुबिस्को में your C stands for carboxylase, O stands for oxygenase, माने इसकी ड्यूअल फंक्शनैलिटी है, दोहरी पर्सनैलिटी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच कर सकता है, ऑक्सीजन को भी अटैच कर सकता है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है उस केस में इसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा है। बट अगर इन्वायरमेंट में O2 का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज्यादा, टेम्परेचर हो गया ज्यादा, तो ये डिच कर देता है, ये बेवफा हो जाता है एंड ऑक्सीजन किससे जाकर के ये अटैच हो जाता है। ये बात क्लियर किस किस बच्चे को हो चुकी है? ये बात मेरे किस किस बालक को हो चुकी है? हाँ जी, ये बात मेरे बच्चे को क्लियर हो गई है। यस मैम, यस मैम। तो चलिए जी फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो जब CO2 फिक्स होती है इनटू RuBp, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना देता है ना, ये ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। ये आपका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप जिसको कि मैं कहती हूँ CO2 फिक्सेशन स्टेप मेरे बच्चों, उसमें आपके रुबिस्को ने क्या किया है? RuBp विच इज योर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कराया, अनस्टेबल कंपाउंड बना जो टूट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। चलते हैं अगले स्टेप पे जिसको कि आप प्रोडक्शन कहते हैं। जो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना मेरे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA आर कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे आपका NADPH डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और रिड्यूस 3PGA टू मेक G3P।
यहाँ पे आपका ATP भी यूज हुआ, आपका NADPH भी यूज हुआ। जो आप पूछ रहे थे ना कि मैम ATP, मैंने कहा ATP यूज होगा, NADPH यूज होगा। एक्चुअल में कहाँ यूज होगा? एक्चुअल में जब आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना विच इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसको जब मैं कन्वर्ट करती हूँ इनटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, आपका ATP का खर्चा होता है एंड आपकी NADPH का भी खर्चा यहाँ पे हो जाता है। तो बच्चों जो ये 2G3P मॉलिक्यूल्स है, दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली रिवर्स होती है ग्लाइकोलाइसिस की। इसको रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी आप बोल देते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। एंड फाइनली लास्ट स्टेप में आपका जो RUBP है वो रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट, यस बच्चे। मैम C4 साइकिल समझ नहीं आता। पिंकू मेरे को 5 मिनट दे दे, उसके बाद तुझे C4 साइकिल में कभी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यस, चलिए तो बच्चे मैंने आपको प्रीटी मच समराइज कर दिया है रिडक्शन एंड रीजनरेशन को। एक बार सिर्फ और सिर्फ मुझे देख लो सारे बच्चे, मैंने आपको समझाया कि केल्विन साइकिल में मेरे लाल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है कार्बन फिक्सेशन। RUBP ने CO2 से कंबाइन किया, बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। 6 कार्बन का बना, अनस्टेबल है, टूट गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA ये बनाते हैं आपके G3P। ठीक है, ये आगे चल के रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बना रहा है थ्रू रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसको आप रिडक्शन भी कहते हैं। बचे हुए मॉलिक्यूल वापस से रीजनरेट कर देते हैं आपके RUBP को, रीजनरेट कर देते हैं आपके RUBP को। यस, पड़ोस से कभी जरूरत पड़ती है कुछ सामान लेकर के आने की, तो मम्मी अगर गई कि भैया मेरे घर में ना मिक्सी खराब हो गई है, आदित्य जी आप मिक्सी दे दीजिए अपनी। आदित्य जी ने जब अपनी मिक्सी पकड़ा दी तो आप अपना काम फिनिश करते हो और वापस से मिक्सी दे करके आते हो कि नहीं दे करके आते हो? बताओ भाई, नालायक बच्चों, देते हो ना अपनी मिक्सी वापस आदित्य जी की, या रख लेते हो अपने पास में? मैम दे करके आते हैं। सिमिलरली RUBP को हमने यूज किया अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वापस से RUBP रीजनरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो मैम बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो सेल बार बार RUBP बनाए जाएगा, टाइम वेस्ट हुए जाएगा। यस, तो उसी RUBP को इस्तेमाल हम करते रहते हैं। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ मैम देख के आते हैं, हाँ मैम देख के आते हैं। तो RUBP को भी वापस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और बड़ी अच्छी बात आपको समझाती हूँ। आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 से कब बनता है? जब आपके 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को आप फिक्स करते हो। जो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स है मतलब ये 12 PGA बनाएंगे। यस, 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे एक से, तो 6 से 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसके भी 12 मॉलिक्यूल। अब इस 12 G3P के मॉलिक्यूल में से मेरे बच्चों 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, बाकी 10 मॉलिक्यूल आपकी मिक्सी को रीजनरेट कर रहे हैं, आपकी RUBP को रीजनरेट कर रहे हैं। तो यहां पे तो मेरा ATP NADPH इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी मेरा ATP इस्तेमाल हुआ। अपने घर से आदित्य जी के घर तक भी तो जाना पड़ेगा, ATP का खर्चा वहां पे भी तो आपका होएगा। यस बच्चों, बोले हाँ मैम यहाँ पे भी ATP का खर्चा मेरा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं पर CO2 की, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 ATP, तो इस वाले स्टेप में रिडक्शन में 1 ATP, रीजनरेशन वाले स्टेप में मतलब 3 ATP मेरे यूज हो गए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं NADPH की, तो मेरे 2 NADPH यूज हो गए इस रिडक्शन वाले स्टेप में। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? अगर मैं बता दूं 6 CO2 के हिसाब से, भाई सवाल तुमसे बहुत भरपूर आते हैं यहां से, तो मैं कहती हूं मेरी बात मान लो, पर CO2 का अकाउंट याद रख लो। पर CO2 3 ATP 2 NADPH आपके यूटिलाइज हो जाते हैं। अब एग्जामिनर चाहे तुम्हारे से 6 CO2 के बारे में पूछे, चाहे तुम्हारे से 10 CO2 के बारे में पूछे, 12 CO2 के बारे में पूछे, सिर्फ मल्टीप्लाई करो एंड अपना आंसर निकाल लो।
मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो, कोई फाइट ही नहीं है उसमें। तो भैया अगर पर CO2 पता है, 6 CO2 का आपसे पूछा, तो भैया 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, 18 ATP, 12 NADPH। बता दो आ गया समझ कि नहीं आया समझ? आया मेरे लाल समझ कि नहीं आया समझ? आ गया समझ? चले आगे। आगे आने वाले 2 मिनट में आपको कुछ ऐसा मंत्र मैं बताने वाली हूं जिससे सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे 2022-2021 के। तैयार हो उस मंत्र के लिए? तैयार हो बच्चे इस मैजिक वैंड घुमाने के लिए? हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार है, डन एंड डस्टेड। चलिए, तो भाई अच्छा, C3 पाथवे के लिए अगर हम बात करें प्लांट की, आप अच्छा इसको C3 पाथवे कहते हो। C3 प्लांट्स में ये पाया जाता है, जैसे आपका व्हीट है, सोयाबीन है, ओट्स है, ये आपके C3 प्लांट्स होते हैं। चलते हैं जी आगे। एक प्रोसेस है जिसको मैंने कहा फोटो रेस्पिरेशन। ये कब होगा? मंत्र सुन लो। जो रुबिस्को है इसकी तो भैया दोहरी पर्सनैलिटी है, इसकी ड्यूअल फंक्शनैलिटी है ना। जब जब यहाँ पे एनवायरमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज के जैसे बिहेव करेगा। मैम ये क्या होता है कार्बोक्सिलेज? ये जो RUBP सबस्ट्रेट है इससे CO2 को कंबाइन कराता है एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करा देता है, जो हमने अभी अभी समझा। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, अब क्या करेगा? CO2 को डिच करेगा, ऑक्सीजन इसको एक्टिवेट करेगा। मतलब जो RUBP है उससे CO2 नहीं ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा, तो क्या ग्लूकोज बनेगा? छेगा कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्या ATP यूज होगा? जी हाँ, सारा ATP जो बना है लाइट रिएक्शन में उसको भी यूज कर लेगा। इसको मैम हम फोटो सिंथेसिस कहते हैं? नहीं जी, इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रुबिस्को ने कार्बोक्सिलेज के जैसे बिहेव किया, बना लिया ग्लूकोज। जब रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज के जैसे बिहेव किया, ना तो ग्लूकोज बना, सारा ATP भी चक के लेके चला गया। तो क्या प्लांट चाहेगा कि ATP भी चक ले और ग्लूकोज भी ना बनाए? बताओ, इतना प्रॉब्लमेटिक चीज को इनवाइट करना चाहेगा प्लांट हमारा? बता दो, यस और नो। चाहेगा क्या? तुम किसी के घर जाते हो, चॉकलेट लेके गए हो और उनके बच्चे ने तुम्हारी चॉकलेट भी छीन ली और साथ में खेला भी नहीं तुम्हारे साथ में, गुस्सा आता है ना? सच बता दो, गुस्सा आता है ना? सच्ची बताना मेरे को, है ना? मैम के सामने कोई पार्शियलिटी नहीं, सच बताओ, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? यस मैम आता है, बड़ा गुस्सा आता है मैम। मैम बड़ा गुस्सा आता है ना? आता है गुस्सा। सिमिलरली प्लांट को भी लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, मेरा सारा ATP भी यूज कर लिया, मुझको ग्लूकोज भी सिंथेसाइज करके नहीं दिया। तो कैसे कैसे मैं इस फोटो रेस्पिरेशन से जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा लॉस हुआ, उसको मैं कम कर पाऊं, कैसे मिनिमाइज कर पाऊं? मिनिमाइज कैसे कर पाओगे? उसके लिए फोटो रेस्पिरेशन को समझना बहुत अनिवार्य है। समझ लेते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था यहां से, जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। 21 में एक क्वेश्चन आया था बच्चे, जब आपके RUBP से ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, ठीक है, आपका O2 है, आपका CO2 है, फोटो रेस्पिरेशन आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा, ऑक्सीजन वहां पे कंज्यूम हो रहा है एंड CO2 आपका रिलीज हो रहा है। अच्छा, एक तो ग्लूकोज नहीं बनाया, दूसरा जो पहले से फिक्स CO2 थी उसको भी बाहर निकाल दिया, है ना? नुकसान पे नुकसान करे जा रहा है। ये कब होगा? जब आपका रुबिस्को एज ए ऑक्सीजनेज बिहेव करना शुरू कर देगा, हाई टेम्परेचर हो एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, उस केस में ही आपका ऐसा होगा। अब देखिए बच्चे, होता क्या है, आपका RUBP जब O2 से कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल बना देगा 3PJ का, एंड आपका 2PG भी बनता है साथ में। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद RUBP, इट फॉर्म्स 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड, ये था मेरा 5 कार्बन कंपाउंड। अब वहां पे 5 कार्बन के साथ में CO2 ने कंबाइन किया तो 6 कार्बन बना। यहाँ पे CO2 तो है नहीं, इसीलिए एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट
वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट, एनसीईआरटी की इस लाइन से सवाल पूछ लिया गया था भाई लोगों, एनसीईआरटी की इस लाइन से सवाल पूछ लिया गया था, तो हम आपके भी ज्ञान चक्षु में फिट होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। जो 3 pg है मेरे बच्चे, ये एंटर कर सकता है केल्विन साइकिल में, 2 pg का तो कोई सवाल ही नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज टू मेक प्लांट बायोमास, ना तो कार्बन फिक्स हुई, ना आरयूबीपी फॉर्मेशन हुआ वापस से, ठीक है। नुकसान ही नुकसान है आपके फोटो रेस्पिरेशन से। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो टॉक्सिक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को रिमूव कर पाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव लाइट, है ना। ये इतना थोड़ा सा बेनिफिट है और नुकसान बहुत ज्यादा है। अब आप मुझको बताओ, अगर वो बच्चा तुम्हारी चॉकलेट छीन रहा है तो दोबारा जब मम्मी ने कहा कि उनके घर पे चलते हैं, क्या तुम तैयार हो जाओगे? क्या तुम तैयार हो जाओगे जाने के लिए? बोला नहीं मैम, इतने शरीफ नहीं है, हम नहीं तैयार होंगे। तो नेचर ने जब C3 प्लांट को बना दिया जिसमें कुछ कमियां देखने को नजर आई, तो नेचर भी कहेगा कि भैया अब मैं सेम नहीं, अब मैं कुछ डिफरेंट बनाता हूं, अब मैं इस कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूं। तो इन्होंने C4 प्लांट जैसे मेज, जैसे शुगर केन में कुछ बेनिफिट्स ऐड करना शुरू करे। क्या बेनिफिट्स? इन्होंने C4 प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशंस देना शुरू कर दी। नेचर ने कहा कि भैया तुम तो अडेप्ट हो जाओ। एडेप्टेशंस क्या थी? पहली एडेप्टेशन ये थी, यहाँ पे भैया डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट को बना दिया गया। क्या है जी डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? क्या है जी डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? बताओ जी। ये जो तुम्हारे को व्हाइट स्लाइड पे मैम लिख रही है, इससे तुम्हारे 80% ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। 80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या है जी डायमॉर्फिक? बोलो मैम, डाई का मतलब तो 2 होता है, मॉर्फिक का मतलब हो गया जी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट माने 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट मेरे पाए जा रहे हैं। एक टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट को मैं ए ग्रेनल कह देता हूं, दूसरे टाइप को तो मैं ग्रेनल कह देता हूं। मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? भैया ग्रेनल मतलब ग्रेना आपका प्रेजेंट है, ए ग्रेनल, ए माने एब्सेंस, अगर एब्सेंस ऑफ ग्रेना है उसको मैं ए ग्रेनल कह देती हूं। आया समझ? उसको मैं ए ग्रेनल कह देती हूं। पहला अडेप्टेशन है जी डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मैम दूसरा बता दो। दूसरा अडेप्टेशन जो बहुत सुना है आपने, जिसपे सवाल आते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। मैम क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है, जरा विस्तार से बताएं। तो क्रेन्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रीथ। रीथ मतलब रिंग लाइक मैनर में। तो भैया है क्या कहानी, मोटे तौर पे तुम्हारी मीजोफिल सेल्स एंड तुम्हारी बंडल शीथ सेल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, सर्कुलर वे में आपकी पाई जाती है। ठीक है, मजे की बात ये है बच्चे, यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स है बाहर की तरफ, ये मैं C4 प्लांट की कहानी समझा रही हूँ, जो मीजोफिल सेल्स है तुम्हारी बाहर की तरफ, वहां पे रुबिस्को ना हो करके वहां पे है मेरा पेप्केज। पेप्केज, मैम आपने कहा था रुबिस्को इज मोर अबंडेंट, बट पेप्केज इज मोर एफिशिएंट। पेप्केज इज मोर एफिशिएंट। क्लोरोप्लास्ट विच आर इनटू 2 टाइप्स। यस दिव्यांशी भार्गवा, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट आंसर बेटा। तो भैया ध्यान से समझ लो, C3 प्लांट के मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। यस यस यस। C4 प्लांट के मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं, पेप्केज एंजाइम पाया जाता है। यस यस यस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बहुत मेजर डिफरेंस है ये दोनों के अंदर। इस पेप्केज एंजाइम से होगा क्या, यही एनवायरनमेंट से CO2 को फिक्स करेगा। मैम तो क्या यहाँ रुबिस्को होगा ही नहीं? क्यों नहीं होगा? वी हैव बंडल शीथ सेल, वी हैव बंडल शीथ सेल्स ऑल्सो। बंडल शीथ सेल्स में मेरे प्यारे बच्चों है आपका रुबिस्को। तो रुबिस्को देखो,
नेचर ने ना कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया बच्चों, इससे सुंदर अरेंजमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। नेचर ने कहा रुबिस्को के बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम है, ये रंग बदलू एंजाइम है, ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो रंग बदल लेता है, तो हम क्या करते हैं, रुबिस्को को एक्सपोज ही नहीं करेंगे CO2 के लिए। बट वी विल डू, हम ना पेप्केज एंजाइम को एक्सपोज करते हैं बाहर, CO2 ये फिक्स कर देगा। पेप्केज के पास चाहे कितना ऑक्सीजन ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेप्केज सिर्फ और सिर्फ CO2 से ही कंबाइन करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें C3 साइकिल भी तो करनी पड़ेगी, ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो क्या करते हैं जी, मेसोफिल बाहर है, बंडल शीथ नीचे है, बंडल शीथ में रुबिस्को को रख दो, इन्वायरमेंट से एक्सपोजर होगा नहीं, पेप्केज इंश्योर कर देगा कि नीचे सिर्फ और सिर्फ CO2 जाए, नीचे ऑक्सीजन जा ही ना। तो रुबिस्को की सराउंडिंग में अगर सिर्फ CO2 है तो भैया बट नेचुरल, ये फोटोसिंथेसिस ही करेगा, ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? बता दे भाई शिल्पा कुमारी, सलोनी किरण, दिव्यांशी मेरे बच्चे, मोहम्मद परवेज, बता दे भाई, बिट्टू भाई बता दे, बता दो आया समझ। तो C4 प्लांट को नेचर ने थोड़ा एडवांस बना दिया, एडवांसमेंट के तौर पे इन्होंने 2 एडेप्टेशंस कर दी, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एंड क्रेन्स एनोटमी कर दी। क्रेन्स एनोटमी मतलब तुम्हारी बंडल शीथ सेल्स, तुम्हारी मेसोफिल सेल्स रीथ लाइक वे में प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारा पेप्केज एंजाइम है विच इज मोर एफिशिएंट, यहाँ पे रुबिस्को बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है जिसके पास एक्सक्लूसिवली CO2 को ही पुश किया जा रहा है, उसके विसिनिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं 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 है। देख लेते हैं एक्चुअल साइकिल को, क्या बोलते हो बच्चों, यहां तक कोनो डाउट, कोई आपत्ति, समस्या, दुविधा कुछ भी है तो मेरे को पूछ लो चैट बॉक्स में, नहीं है तो हम मूव करते हैं C4 साइकिल पे, जिसको हैचेनस्लैक सर ने एक्सप्लेन किया, इनके नाम से ही हम इसको हैचेनस्लैक पाथवे भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, क्योंकि सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 से कंबाइन करके 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है। यहाँ पे अगर हम फेजेस की बात करें तो इनिशियल फिक्सेशन होगा पहले, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा इनटू बंडल शीथ सेल, फिर फाइनल फिक्सेशन होगा एंड देन आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रीजनरेट होगा। जैसे हमने अदिति जी की मिक्सी वापस करी थी, RUBP वापस करा था, वैसे ही हम यहाँ पे राधिका जी की मिक्सी भी वापस करेंगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को भी हम वापस जरूर कर देंगे। ठीक है जी, कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले CO2 को फिक्स करा जाता है मेरे बच्चों, कहां पे, मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स ही बाहर पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है जो एक्सक्लूसिवली CO2 ही लेगा, बना देगा 4 कार्बन कंपाउंड विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, ये नीचे वाली सेल में जहां पे रुबिस्को इंतजार कर रहा है वहां पे हम इसको भेज देंगे। भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में बाय द एंजाइम मैलिट डिहाइड्रोजनेज, या आप इसको एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सिंपल सा मैं इसको भेज दूंगा मेसोफिल सेल्स में, आगे मेसोफिल सेल्स में जहां पे कि वापस से सॉरी मेसोफिल से मैं भेज दूंगा बंडल शीथ सेल में जहां पे कि मेरा मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड पहुंच चुका है। अब इस मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड को मैं क्या करूंगा जी, CO2 यहां से निकाल लूंगा। मेन काम तो CO2 की पैकिंग करके भेजना ही था, मेन काम तो जो यहाँ पे मेरा रुबिस्को बैठ के इंतजार कर रहा है उसको एक्सक्लूसिवली CO2 देने का ही था, तो मेन पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। मैंने मैलिक एसिड की फॉर्म में CO2 को बांध करके नीचे बंडल शीथ सेल्स को दे दिया, निकल गया पायरुविक एसिड एंड योर CO2। पायरुविक एसिड जो है ये वापस से आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है। ये जो रुबिस्को है इसने लिया यहां से CO2, चलाई तुम्हारी केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, बना दिया ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यही तो हमारे को चाहिए था, यही तो हमारे को चाहिए था। बता दो भाई, कुछ भी एक भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई डाउट, आपत्ति, समस्या, दुविधा। हाँ जी दिव्यांशी, शिल्पा, सलोनी, कोई भी आपत्ति हो तो प्लीज पूछ लो बच्चों। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ भाई, यहाँ पे केल्विन साइकिल तो चल रही है
उसके साथ में जब आपने रीजनरेट किया है फोस्फोइनोल पाइरुवेट को, उस टाइम पे आपका 2 एटीपी खर्च होता है। उस टाइम पे आपका 2 एटीपी खर्च होता है। तो C3 वाला तो सारा एटीपी एज इट इज है, उसके अलावा एडिशनल 2 एटीपी भी खर्च करना पड़ रहा है। तो भाई याद करो, पर CO2 C3 में तुम्हारा 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 यूज हो रहा था। CO2 के अंदर यहाँ पे 2 एटीपी को और ऐड कर दो आप, तो पर CO2 मेरे बच्चों 5 एटीपी एंड 2 NADPH2 आपके यूज हो रही है। अब तुमसे चाहे 6 CO2 के लिए पूछे, 12 CO2 के लिए पूछे, 15 CO2 के लिए पूछे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर? चले भाई क्वेश्चंस की तरफ। एम आई क्लियर बच्चों? करें सारे लेटेस्ट ईयर की क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए? यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स मेरे प्यारे बच्चों। यस, चला जाए आगे। यस मैम, यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर, सुपर सुपर। अच्छा, एक बार जो बातें मैंने बताई है सिर्फ वही समराइज करा रही हूं। यहाँ पे आपका मेसोफिल है, बंडल शीथ सेल्स है, ये लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन दोनों को कर रहा था। यहाँ पे ये जो है मेजरली कैरी आउट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये जो है ये मेजरली कैरी आउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये थिन सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है, एब्सेंस ऑफ स्टार्च है, प्रेजेंस है, CO2 एक्सेप्टर PEP है, यहाँ पे RUBP था। ठीक है, ये बातें बता चुकी हूँ अच्छे से। C4 वर्सेस C3 देख लो, RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर था, PEP प्राइमरी एक्सेप्टर था, साइट फॉर कैल्विन साइकिल मेसोफिल है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। फोटोसिंथेसिस एट लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ हाई रिलेटिव ऑक्सीजन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे मेरा ज्यादा एफिशिएंट पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है। ये बातें समझा चुकी हूँ, ये बातें बतला चुकी हूँ, ये बातें बताने की, दोबारा समझाने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आ रही है। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज MCQ अलर्ट। C3 प्लांट में रुबिस्को इज इन मेसोफिल सेल, C4 प्लांट में इट इज इन बंडल शीथ सेल। तो मैं मेसोफिल में क्या है? मेसोफिल में है हमारा PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है सलोनी किरण, ठीक है। चलो जी, ये क्लैरिटी हमारे को आ चुकी है। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। सारे सवाल हम करेंगे 2022 के, 21 के, 20 के और 19 के। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब के सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ये प्रॉमिस है मैम का, ये वादा है तुम बच्चों से। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए अगर 4 या 5 फैक्टर काम करते हैं तो उस 5 फैक्टर में से सबसे कम फैक्टर कौन सा है, वो उस प्रोसेस का रेट डिटरमाइन करता है। जैसे अगर मैं कहूं फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की भी जरूरत है, CO2 की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो इन तीनों में से जो कम होगा वो ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जी? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो टाइप के फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इंटरनल की बात करेंगे, नंबर ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, साइज ऑफ द लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इंटरनली क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, दैट इज इंटरनल। बाहरी तत्व क्या होते हैं जो इसके रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इसके रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? बाहरी तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, सनलाइट एंड पानी, ये बाहरी तत्व होते हैं। लाइट इंटेंसिटी की अगर आप बात करेंगे तो इनिशियली जितना लाइट होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस आपका होता रहेगा, फिर आपका
एक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बढ़ना बंद हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स हाउ योर लाइट इंटेंसिटी विल फाइंड आउट, विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल वेरी करता है 20 से 100। नंबर ऑफ ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट 10 to 100 आपका होता है। ईच ग्रेना में 2 to 100 थैलेकॉइड पाए जाते हैं। तो जितना क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा उतना ही आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। यहीं पे तो आपकी प्रोसेस हो रही है। लीफ की कैरेक्टर्स की अगर आप बात करें तो लीफ का ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली सनलाइट की तरफ में। एज उसकी जुवेनाइल फेज में अगर येलो लीफ होगी तो उतना नहीं हो पाएगा। साइज ऑफ लीफ जो है, बड़ी लीफ मतलब ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा अमाउंट वहां पे ग्लूकोज बना पाएगा। नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा तो उतना ही ज्यादा वहां पे फोटोसिंथेसिस आपका हो जाएगा। यस, अगर हम बात करें CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्स की, तो भाई CO2 अगर ज्यादा है लेकिन सनलाइट बहुत कम है, CO2 ज्यादा है सनलाइट बहुत कम है, तो फोटोसिंथेसिस आपका ज्यादा नहीं हो पाएगा। सनलाइट भी प्रॉपर है, CO2 भी ज्यादा है, तो आपका अच्छे तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा। CO2 सैचुरेशन की अगर आप बात करें तो C3 प्लांट में ज्यादा होता है लेवल, C4 के अंदर आपका कम होता है। सिमिलरली विद द वाटर मॉलिक्यूल, जो आपके स्टोमेटा है वो अगर क्लोज होगी तो दे विल प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2, तो रेट जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली विद द टेम्परेचर यू कैन सी, अगर टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो C3 प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज रुबिस्को की फंक्शनिंग डायरेक्टली अफेक्ट करता है टेम्परेचर के थ्रू। रुबिस्को आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करना शुरू कर देगा, C4 पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है। चलो जी सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है। तो शिल्पा, दिव्यांशी, सलोनी एंड परवेज एंड बिट्टू एंड बाकी सारे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा कमर कस लो, अब थोड़ा कमर कस लो। सारे लेटेस्ट ईयर क्वेश्चंस हम करना शुरू कर रहे हैं। नीट 2022 का सवाल है ये, जरा सॉल्व करके दिखा दो बच्चों। लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। मेरी क्लास अगर आपने अच्छे से लगाई है, मेरी क्लास में ज्ञान चक्षु आपका अगर ओपन थे, आपके ब्रेन ओपन थे, ब्रेन के साथ आप क्लास ले रहे थे, तो इस क्वेश्चन में आपको मैं मानती हूँ 20 सेकंड से फालतू समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। सॉल्व करो। हाँ जी, सॉल्व करो बच्चों। दिव्यांशी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, दिव्यांशी का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे, क्वेश्चन था मेरे लाल, मोहम्मद का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन था मेरे लाल, दो स्टेटमेंट आपके सामने, 1 and 2। शिल्पा का भी आंसर आ गया। द प्राइमरी CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cell। C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP है और ये मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो। मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट दे लैक रुबिस्को एंजाइम, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैम ने अभी गला फाड़ फाड़ के 10 बार समझा दी ये बात, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई अगर मैम की क्लास तुमने पढ़ी है, मैम से तुमने सुना है, तो मुझको सच्चाई से बता दो 20 सेकंड में ये सवाल तुम सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। सलोनी, शिल्पा, मोहम्मद, परवेज, दिव्यांशी, बता दो कर पाते कि नहीं कर पाते। 2022 के पेपर से पहले मैम की क्लास सुन ली होती, लगा ली होती, तो इस क्वेश्चन को कम समय में करेक्टली कर पाते कि नहीं कर पाते। मैम 2 सेकंड में कर देते। हाँ जी, कर पाते कि नहीं कर पाते। यस मैम, कर पाते। यस, कर पाते। चलो फिर आ जाओ अगला। अगला क्वेश्चन भी आपका नीट 2022 का सवाल है। नीट 2022 का सवाल है, ले लो 20 सेकंड सॉल्व करने में। चलो मैम मेहरबान हो गई है, 20 सेकंड ले लो पूरे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके दिखा दो। What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundle in C4 plant? C4 प्लांट में ये वेस्कुलर बंडल्स है, ये यहाँ पे आपकी ऐसे
बंडल शीट सेल्स हैं, ये आपके यहाँ पे ऐसे, इसके आउटर में ऐसे मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, बता दो। अच्छा आंसर मेरे पास 2 सेकंड में कर दिया मैं, आंसर मेरे पास आ चुके हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, यही तो हम अवॉइड करना चाहते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी। भाई बाहर में याद करो मैम ने अभी अभी क्या समझाया है आप बच्चों को कि बाहर में है तुम्हारी मीजोफिल, मीजोफिल में है तुम्हारा पेप्केज, अंदर में है तुम्हारी बंडल शीट सेल जिसमें है तुम्हारा रुबिस्को, रुबिस्को करता है कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल कराने के लिए जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सबको इंक्रीज करेगा बंडल शीट सेल। यस बच्चे, सबको इंक्रीज करेगा बंडल शीट सेल, सबका बदला लेगा फैजल, सबका बदला लेता है बंडल शीट सेल। यस, हमने अपनी रुबिस्को एंजाइम की पोजीशन को, उसके लोकेशन को ही डेविएट कर दिया है। यस बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2021 का सवाल है और इस क्वेश्चन में मैं तुमको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकती हूं क्योंकि मेरे बच्चे 10 सेकंड से कम में सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कम ऑन नेक्स्ट वन। अच्छा मेरे बोलने से पहले आंसर आ गया दिव्यांशी का। तो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम, मोहम्मद का भी आंसर आ गया, शिल्पा का भी आंसर आ गया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अगर मैं बात करूं मेज सोरगम, ये मेरे C4 प्लांट है, C4 प्लांट में पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। मैम 1 सेकंड में हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। हाँ जी बंधु लोगों, चलो 1 नहीं 10 नहीं 30 सेकंड में तो सॉल्व कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो भाई बायो में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो फिजिक्स को ज्यादा समय दे पाओगे। यस बच्चों, तभी तो फिजिक्स को ज्यादा समय दे पाओगे। चले फोर्थ क्वेश्चन पे, नीट 2021 के फेज 1 का क्वेश्चन है। फेज 1 का ये क्वेश्चन है, मैंने समझाया भी था एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मैं पूरे 30 सेकंड दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। वैसे आई एम प्रीटी श्योर 1 सेकंड में आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद आई एम श्योर 1 सेकंड में मेरे बच्चे आंसर करेंगे। नीट 2020 का क्वेश्चन है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, जब रुबिस्को अपना रंग बदल लेता है, CO2 की जगह ऑक्सीजन से कंबाइन होना शुरू कर देता है, इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत बढ़िया परवेज, वेरी गुड दिव्यांशी, सलोनी शाबाश, शिल्पा कुमारी वेरी गुड। मैंने कहा ना बच्चे मेरे फटाफट से आंसर करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड ये बना रहा था। ठीक है, याद आ गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2। दोबारा समझाने की आवश्यकता है क्या? मुझे समझाने की आवश्यकता है? जी नहीं मैम, आपने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। चलते हैं नंबर 5 पे। नीट 2016 का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। हाँ चलो ले लो यार 30 सेकेंड, इसमें भी 30 सेकेंड्स। नीट 2016 का सवाल है, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। कैसे बनी भैया, कैसे बनी एटीपी आपकी, कैसे बनी? एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बना दिया। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे बना? मैम ल्यूमन एंड स्ट्रोमा के संदर्भ में बना। ल्यूमन में तो थे मैम ज्यादा, स्ट्रोमा में थे मैम कम। यस शिव कुमार गुड इवनिंग, बता दो भाई बता दो, याद आ रहा है कुछ? In the chloroplast, the highest number of protons are found in, बोलो मैम ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड में। समझ पा रहे बच्चों? शिल्पा, मोहम्मद, दिव्यांशी, सलोनी, हाँ जी
हाँ जी, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटीपी बनाने का फंडा ही तब है जब तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो। वो कब होएगा? 3 बातें थी, समझा चुकी हूँ, लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना जो नए बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो कर पाओगे भाई? मेरे को चैट में बता दो, 30 सेकंड तुम्हारे को लगेगा सोल्व करने में? मैम से पढ़ने के बाद क्या तुमको 30 सेकंड भी खर्च करने पड़े? यस और नो इन द चैट बॉक्स। या तुमने 3 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को? जल्दी चैट बॉक्स में बता दो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये नीट 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। नहीं मैम, नहीं मैम। इनकरेक्ट वर्ड देखते के साथ हम बीना मैम के बच्चे हैं। मैम हमारे जहन में ये बात डाल चुकी हैं कि ऐसे शब्द देखते के साथ काटा मार दिया करो, क्रॉस मार्क कर दिया करो। मैम ये बात तुमको समझा चुकी है। तुमसे गलत स्टेटमेंट पूछी है, गलत स्टेटमेंट ले लो 20 सेकंड पूरे इस क्वेश्चन के लिए। गलत स्टेटमेंट। Rubisco is a bifunctional enzyme. In C4 plants, the site of Rubisco activity is mesophyll. हाँ जी मोहम्मद परवेज, शाबाश मेरे बच्चे। Mesophyll, the substrate molecule for Rubisco activity is a 5 carbon compound। C3 में Rubisco action requires ATP and NADPH। यस बच्चे, याद आया कुछ? C4 प्लांट में तो हमने एडेप्टेशंस कर दी थी जिसमें हमने बंडल शीट सेल्स में Rubisco को रख दिया था। मेसोफिल में तो मेरा पेप्केज है, या तो मेरा पेप्केज है। मैम ने तुम्हें बता दिया था, ये एक स्लाइड पढ़ लो, 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसी स्लाइड से ये सवाल तुम्हारा पूछा गया है, उसी स्लाइड से सवाल पूछा गया है। बताओ इससे बढ़िया तुम्हारे को और कुछ नहीं मिलने वाली चीज है। न्यूटन बाबा हेलो, गुड इवनिंग। क्लास खत्म हो गई है, अब तुम आ रहे हो। है न्यूटन बाबा, हमने बड़ा मिस किया तुम्हारे को। न्यूटन साहब साइंटिस्ट जी खुद हमारी क्लास में प्रकट होते हैं। यस यस बच्चे, एक स्लाइड मैम ने दिखाई थी आपको क्लास के बीच में। मैम ने कहा था 80% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। उसी स्लाइड में मैंने मेंशन किया था कि C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स के अंदर पेप्केज होता है, बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को होता है। ठीक है बच्चों, चलो फिर कर लेते हैं अगला सवाल। 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़े पुराने क्वेश्चन भी मैं उठा करके ले आई हूँ। इसके लिए तुम्हारे को 10 सेकंड में दे रही हूँ। मेरे बच्चे जो लगातार निरंतर मेरे साथ बने हुए थे 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। हाँ जी 10 सेकंड। हेलो सलोनी, दिव्यांशी, 10 सेकंड में सॉल्व कर दो भैया। पीईपी दिव्यांशी शाबाश, वेरी गुड शिल्पा। न्यूटन बाबा वेरी गुड। बाकी बच्चे, PEP is the primary CO2 acceptor in C3 में तो भैया RUBP होता है। यस इट इज C4 प्लांट। सलोनी, किरण, शिल्पा बहुत बढ़िया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज C4 प्लांट। चलते हैं जी 2016 के क्वेश्चन पे। मैं जितने साल के सवाल में डाल सकती थी सारे ईयर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे को दे दिए हैं, 1 सेकंड में ही हो गया। मैम ये एक और सवाल को तुम 1 सेकंड में सोल्व कर दोगे दिव्यांशी भार्गव, ये मेरा पक्का पक्का प्रॉमिस है तुमसे। 1 सेकंड में सोल्व कर दोगी। 2016 का क्वेश्चन है, the process which makes major difference between C3 and C4. Why C4 plants are more productive, more efficient than C3 plant? What is that one major reason? Respiration, glycolysis, Kelvin या photorespiration? What is that major difference between these two plants? Why the productivity of C4 plant is higher than C3 plant? Yes बच्चे, कमन 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 बता दो भाई, बता दो बता दो। अच्छा मेरा इंटरनेट हो गया क्या? लेट मी ओपन द क्लास अगेन। हाँ जी, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, इट इज फोटो रेस्पिरेशन। भाई फोटो रेस्पिरेशन को ही तो अवॉइड करने के लिए नेचर ने C4 प्लांट्स के अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट क्रेन्स अनोचमी को ऐड किया था, ताकि C4 प्लांट जो है वो
ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। ठीक है, इट इज अ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों पार्टी, तो आज के लिए इतना ही। हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया आज की क्लास में। आप मेरे को यार कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा सेशन, आपको सेशन में मजा आया नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे उसमें से कितने क्वेश्चंस आप करेक्टली कर पाए, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अभी जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स अपलोड कर दूंगी, तो पीडीएफ अपना रख लेना अपने पास में। ठीक है बच्चों, वंडरफुल सेशन, थैंक यू बच्चों। कमेंट्स में क्लास के बाद में लिख देना। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं कल की क्लास में। रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे हम A to Z। ऑलराइट बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।